हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका साइम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने अर्निंग यील्ड अपना स्टार्ट कर दिया था। बहुत डिटेल में बात करी, फॉर्मूले का डेरिवेशन हमने बात करा, क्यों ऐसा होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो से क्या ये कितना हटके है, क्या दोनों अलग अलग कंक्लूजन देते हैं, मतलब दोनों अलग अलग एनालिसिस देते हैं। मतलब अगर आप प्राइस अर्निंग रेशियो यूज करोगे तो क्या उससे अलग एनालिसिस निकल के आएगा, क्योंकि कंपोनेंट्स तो सेम है, दोनों में ईपीएस अपॉन दोनों में ईपीएस एमपीएस है। फर्क ये है, एक न्यूमरेटर में तो दूसरा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन भी ऑपोजिट हो जाएगा? जब फॉर्मूला ही रेसिप्रोकल हो गया, मतलब ऑपोजिट हो गया, तो क्या कंक्लूजन भी ऑपोजिट हो जाएगा? बेटा कंक्लूजन ऑपोजिट नहीं होगा। ठीक है, बात, क्योंकि कंपोनेंट सेम है ना। मैं आपको एग्जांपल से, आज ये दो एग्जांपल से, ये जो मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा है, मैं आपको इसकी अर्निंग यील्ड निकाल के और इसका इंटरप्रिटेशन करके बताऊंगा। फिर हम इसी एग्जांपल का प्राइस अर्निंग रेशियो निकालेंगे और उसका इंटरप्रिटेशन देखेंगे। आप देखेंगे इंटरप्रिटेशन दोनों का सेम आएगा, फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये तो मैथमेटिक्स की बात है। कंपोनेंट चीजें सेम है, फंडा सेम है, अलग अलग मैट्रिक है, लेकिन स्टिल पॉपुलर अर्निंग यील्ड बन जाता है कुछ इन्वेस्टर्स के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ये परसेंटेज में निकलते हैं ना बेटा। देखो हमारे बचपन से आदत है, हम चीजों को ज्यादा, क्या कहते हैं, इंट्यूटिव होता है ना, जिसको हम ज्यादा ध्यान से चीजें समझ रहे हैं जब हम रिलेटिव फॉर्म में पढ़ते हैं। मतलब जब आप परसेंटेज फॉर्म में देख लेते हो, क्योंकि आदत होती है हर चीज को परसेंटेज बनाने की, कितने परसेंट कर लिया, उसका कितना परसेंट हो गया, रिलेटिव मेजर में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा एनालिसिस मिलता है। ठीक है, ये कारण है, ये बहुत पॉपुलर है रेशियो। चलिए, लेकिन फिर भी प्राइस अर्निंग रेशियो का अपना महत्व है बेटा, वो आज भी फंडामेंटल एनालिसिस में नंबर 1 है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सबके अपनी अपनी धारणा है। चलिए एग्जाम्पल, ये मैंने आपके सामने दो हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स रखे हैं, कंपनी ए कंपनी बी के। कंपनी ए का जो मार्केट प्राइस है, कंपनी ए, अगर आप उसका मार्केट प्राइस देखेंगे, बाजार में उसका जो भाव चल रहा है वो $50 चल रहा है एक शेयर पे। वो कंपनी कितना कमा के दे रही है, ये तो मार्केट रेट है $50। उस शेयर पे कंपनी कितना अर्न करके दे रही है उस इन्वेस्टर या पर्टिकुलर शेयर होल्डर को? $5। ठीक है, अर्निंग यील्ड अब आपको पता है कैसे निकालते हैं, ईपीएस अपॉन एमपीएस। मतलब अगर आप $50 का खर्चा करके वो शेयर खरीद के ले आओगे, उस पर अब आपको कंपनी कितना कमा के दे रही है? $5। मतलब आपने $50 का खर्चा करा, अब आपने कहा ये तो मैंने खर्चा कर दिया, इस पर खर्चा करके कमाई कितनी हो रही है? तो कंपनी ने कहा ये ले बेटा $5 हो रही है। तो ठीक है, आपने परसेंटेज में निकाला कि भाई अपने खर्चे का मैंने कितना परसेंट कमा लिया, तो आप देखेंगे आपने सिर्फ 10% कमाया, आपने 10% कमा लिया। ठीक है, कंपनी बी का केस देख लेते हैं, उसमें देखते हैं कुछ फर्क हो। कंपनी बी का जो शेयर है, उसका जो मार्केट प्राइस चल रही है वो $150 चल रही है। मतलब अगर आप उसका शेयर मार्केट से खरीद के लेके आएंगे तो आपको $150 खर्च करने पड़ेंगे। आपने कहा ठीक है, 150 का फटका यहाँ लग गया, ओके। अच्छा, $150 खर्च करके अब आपको उस पर कंपनी ने कितना कमा के दे दिया, अब यही तो देख रहे होगे। तो कंपनी ने कहा $5, इस पे भी $5। कंपनी ए वो भी $5 कमा रही है, कंपनी बी ये भी $5 कमा रही है। ठीक है भाई, दोनों $5 कमा रही है, तो आप देखना चाहते हो आपने कितना परसेंट कमा लिया, तो ये बेटा 33.33%। नहीं बेटा, ये 33.33 नहीं, 3.33% है, क्योंकि वो 0 0 कट गया ना। हाँ, 3.33% है बेटा, सॉरी। तो ये हमारा आ गया 3.33%, है ना। 3.3% ले लेते हैं समझने के लिए। देखिए ये 0 0 कट गया ना, तो ये 3 बचेगा और ये 33। ठीक है, 3.33 आ गया, ओके। तो 3.33% यहाँ पे कमाया। मतलब कंपनी ए के केस में अगर मैं $50 खर्च करता हूं, तो अपनी लागत का 10% तो मुझे कमा मिल ही जाता है, मतलब इन रिटर्न मिल ही जाता है। मतलब $50 खर्च करूंगा तो $5 इन रिटर्न, मतलब उसका 10% मिल जाएगा। लेकिन बी के साथ ऐसा नहीं, बी के साथ $50, बी के साथ $150 खर्च करूंगा, बी में अगर मैं $150 खर्च करूं तो मुझे सिर्फ 3.33% का रिटर्न मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ए बेस्ट है, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें ऑब्वियसली। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो अलग है ना, वहां पे तो मैं $50 खर्च कर रहा हूं, यहाँ पे $150। बेटा तब भी अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तब भी ए ज्यादा बेनिफिशियल है। अभी अगर आप ध्यान से देखो, दोनों की अर्निंग सेम है। अरे भाई, मैं बस ए के केस में सिर्फ $50 खर्च करूंगा, मुझे $5 की अर्निंग मिल जाएगी। मतलब कुछ भी नहीं, $50 खर्च करूं, $5 खड़े हैं। कंपनी बी के केस में मुझे उसका 3 गुना ए की लागत से खर्च करना पड़ेगा। ए में $50 खर्च करना पड़ रहा है, बी में उसका 3 गुना $150 खर्च करूंगा, वो भी सेम इनकम जो ए कमा रहा है, $5। घाटे का सौदा है बेटा, घाटे का सौदा है। $150 खर्च करेगा, $5 कमा रहे हो, फायदा तो हुआ नहीं। दूसरा, आप अभी रिलेटिव टर्म्स पढ़ो। अब मैं आपको $1 के रिस्पेक्ट में पढ़ाता हूं, इन दोनों का क्या मतलब है। इसका मतलब अगर आप या $100 के रिस्पेक्ट में बोलूं, जैसा आपको करना है।
अगर इसका मतलब आप $100 कमा, अगर आप $100 मैं दोनों का रिलेटिव नजर रख रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, वो उसमें 50 है, इसमें 150 है, तो आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, आप सोच रहे हो यार उसमें तो $50 खर्च हो रहा है, इसमें 10% है, इसमें 150 खर्च हो रहा है, इसलिए 3.33 है। आपका अगर इतना कंफ्यूजन है तो मैंने देखो आपको दोनों के सेम टाइम्स में लिया है, मतलब अगर दोनों $100 खर्च करेंगे तो कितना रिटर्न कमाएंगे, बात तो वही पड़ेगी ना बेटा, बात तो वही पड़ेगी, क्योंकि अभी 1-1 के रेस में आ गया ना। हाँ, मुझे पता है आप लोग समझ गए हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी ऐसे नजर से देख रहे हैं जैसे उनको समझ ही नहीं आ रहा। देखो, आप जब इसको डिवाइड कर दोगे तो बेटा ये 1 के टर्म्स में निकल के आ जाएगा ना, ये आंसर जो आता है फिर 1 के टर्म्स में आता है। ये क्या है आंसर, 10% है। इसका मतलब 100 में से 10, मतलब अगर, अरे ये 10% मतलब क्या, 100% पूरा होता है ना, लेकिन उसका सिर्फ 10%। इसका मतलब आप जब $100 लगाते हो, मतलब आप जब $100 ए में लगाओगे तो आपको $10 का रिटर्न मिल जाएगा, उसका 10%। और अगर आप बी के केस में, 10% का मतलब यही है ना, और अगर आप बी के केस में $100 लगाओगे, बी के केस में अगर आप $100 लगाओगे, बी के केस में अगर आप $100 लगाओगे, ये तो हो गया ए का केस, और अगर बी के केस में $100 लगाओगे तो आप, तो यहां पे आपको कितना मिलेगा, $3.3। यही मैंने आपके लिए यहाँ पे बातचीत लिखी हुई है, ये देखिए, अगर ए के केस में उन दो, इसका 10% आया, इसका 3.3% आया, अगर आप इसमें $100 लगाओगे ए के केस में तो आपको $10 की रिटर्न मिलेगी ही मिलेगी। $100 में मतलब आपने $10 कमा लिया। लेकिन बी के केस में सिर्फ आप $100 लगाओगे, आपको सिर्फ 3.3 लगेगा। अब मुझे बताओ घाटे का सौदा कौन सा है, बट ऑब्वियस आपको समझ में आ जाएगा, ये आप नहीं बेटा, एक सेकंड क्लास स्टूडेंट भी बता देगा कि बी इज द बेकार इन्वेस्टमेंट। अबे मैं $100 खर्च कर रहा हूं ए में, वो $10 तो कमा के दे रहा है। बी के केस में $100 मुझे सिर्फ 3.3 कमा कर दे रहा है। मजा नहीं है, मतलब आपका $100 जितना ज्यादा अच्छे रेट से ग्रो होगा वही तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इसलिए अर्निंग यील्ड निकाली जाती है। ये प्राइस अर्निंग रेशियो नहीं बताता आपको, प्राइस अर्निंग रेशियो आपको अंडर वैल्यूशन ओवर वैल्यूशन बता देगा, लेकिन अर्निंग यील्ड आपको यह बता देगा दोनों में से आपका पैसा, दोनों इन्वेस्टमेंट में से आपका पैसा कहां अच्छी जगह लगा हुआ है, जहां पे वो ग्रो हो रहा है। आप कब किसी इन्वेस्टमेंट को बोलते हो कि हाँ भाई मेरा इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह लगा है, जब वो इन्फ्लेशन फार रिटर्न दे, मतलब अच्छे से अच्छा रिटर्न दे, तभी तो आप बोलते हैं मेरा पैसा अच्छा जगह लगा है। आप बी को बोलो अच्छी जगह आपका पैसा लगा है, जब अगर आपके पास ए ऑप्शन है। बट ऑब्वियस अगर आपका बी में पैसा लगा तो आप ये बोलोगे यार मेरा बेकार जगह लगा है, क्योंकि अगर यही $100 में ए में डालता $10 कमा सकता था। यहाँ पे $6.37 का नुकसान हो गया बी में डाल के। ये मेरा मतलब आपको बताने का है। ओके, तो बेस्ड ऑन दिस मैट्रिक कंपनी ए अपीयर्स टू बी मोर अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ प्योर अर्निंग पर्सपेक्टिव। मतलब प्योर अर्निंग्स मतलब बिल्कुल अगर साफ रखे कि भाई $100 पे कितना मिल गया, उसपे 10 मिल रहा है, उसपे 3.33 मिल रहा है, एक दूध पीता बच्चा भी बता देगा भाई साहब ये तो ए ही बेस्ट है। ओके, इट इज प्रोवाइडिंग अ हायर रिटर्न ऑन पर डॉलर बेसिस देन कंपनी बी। अब ये जो मैंने आपके लिए मैट्रिक रखा इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैट्रिक। मतलब मैंने आपको एब्सोल्यूट टर्म्स बता दिया, मतलब न्यूमेरिकल टर्म्स में, पैसों पैसों के टर्म्स में, कि अगर आप $100 लगाओगे तो उसमें $10 कमाओगे, इसमें भी लगाओगे बी में तो यहाँ पे $3.3। लेकिन वो था रिलेटिव मेजर, रिलेटिव मेजर मतलब परसेंटेज टर्म, इसमें 10%, इसमें 3.3, यही फर्क है। आ जाते हैं थोड़ा कंक्लूजन है। अब पीई रेशियो निकाल के देखते हैं। मैंने आपको बताया था ये रेशियो, एक तो मैं आपको अर्निंग रेशियो से निकाल के, अर्निंग यील्ड, और एक पीई रेशियो से निकाल के बताऊंगा। देखिए, अर्निंग यील्ड इसलिए बेस्ट मानी जाती है, इसका बेनिफिट है अर्निंग, मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो से भी इसको बेस्ट क्यों माना जाता है, बहुत इन्वेस्टर्स इसको क्यों बेस्ट मानते हैं, क्योंकि इसको आप बॉन्ड से कंपेयर कर सकते हैं। सर, इक्विटी को आप बॉन्ड से कंपेयर कर रहे हो, आप सही बोल भी रहे हो, बात समझो मेरी बात। बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड सिंपल होता है, आपने एक जगह पैसा लगाया और वो आपको यील्ड दे देता है। अरे बॉन्ड में उसका यील्ड लिखा होता है ना, कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट, रिटर्न रेट, उस पर लिखा होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे 10% डिवेंचर, ये 10% डिवेंचर का क्या मतलब होता था, मतलब ये डिवेंचर 10% यील्ड करके देता है, मतलब 10% रिटर्न आपको देता है। मतलब अगर आप इस डिवेंचर को खरीदोगे, इस डिवेंचर पे पैसा लगाओगे, तो ये डिवेंचर आपको बदले 10% रिटर्न देगा। तो एक तरीके से हमने अपना स्टॉक पे भी तो परसेंटेज ऐसा एक यील्ड कैलकुलेट कर लिया। अरे जैसे आप अगर कंपनी ए के स्टॉक बात करो, कम स्टॉक स्टॉक्स में कोई यील्ड वील्ड कोई रिटर्न रिटर्न नहीं होता, वहां पे डिविडेंड होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो आपने एक रिटर्न कैलकुलेट कर लिया यहाँ भी, कि भाई साहब देखो मैंने अगर $50 लगाया तो मैंने कितना था वो $5, तो भाई साहब मैंने 10% का यील्ड कर लिया। इसका मतलब अगर मैं स्टॉक ए में पैसा लगाऊं, कंपनी ए के स्टॉक में पैसा लगाऊं, तो मैंने कितना परसेंट ले, मेरा पैसा कितने परसेंट से बढ़ेगा, 10% के रेट से बढ़ेगा ना, क्योंकि आपने कैलकुलेट करा आपकी लागत पे आपको 10% रिटर्न मिलता है। ऐसे ही ये डिवेंचर भी तो है। आप मतलब बॉन्ड्स और इक्विटी को एक साथ मेजर कर सकते हो। हालांकि बॉन्ड्स और इक्विटी का 36 का आंकड़ा आप इन दोनों को मेजर नहीं कर सकते हो, लेकिन अर्निंग यील्ड एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां ये दोनों लैंड होते हैं और मेजर कर सकते हो।
कुछ कुछ ऐसा समझो बेटा, जैसे यूनाइटेड स्टेट की एयरलाइन तो यूनाइटेड स्टेट्स पे रहेगा, वहां का प्लेन तो वहां पे रहेगा, इंडियन एयरलाइंस पे रहेगा, लेकिन एक जगह ऐसी होगी जहां ये दोनों मिलेंगे, जैसे एयरपोर्ट पे, किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल हीथ्रो लंदन का एयरपोर्ट है, यहाँ पे ये दोनों प्लेन एक साथ होंगे। तो ये कॉमन ग्राउंड है। अर्निंग यील्ड एक कॉमन ग्राउंड है जहां पे आपका डिबेंचर भी लैंड करेगा और अर्निंग ये स्टॉक भी लैंड करेगा, और आप इन दोनों के रिटर्न्स को मेजर कर सकते हो। हालांकि आप स्टॉक और डिबेंचर को भी मेजर नहीं कर सकते, इन दोनों की अर्निंग अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन रिटर्न, क्योंकि आपने डिबेंचर भी तो देता ही रिटर्न, उसमें तो परसेंटेज होती है, उसमें आपको कुछ करना नहीं। इसी तरह अगर आप स्टॉक को भी रिटर्न फॉर्म में कैलकुलेट कर लो, परसेंटेज फॉर्म में कर लो, तो क्या आप उसको डिबेंचर के रिटर्न से कंपेयर नहीं कर सकते? तो क्या आपके पास और पोर्टफोलियोज नहीं आ गए कंपेयर करने को? आपको अपना पैसा कहीं लगाना है, तो अब आप स्टॉक स्टॉक नहीं देखोगे, डिबेंचर्स बॉन्ड्स नहीं देखोगे, क्या मुझे अपने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स पे लगाना पैसा चाहिए या नहीं, क्या मुझे यूएस के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पे पैसा लगाना चाहिए नहीं, क्या मुझे इन बॉन्ड्स पे पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? अगर मेरे पास इक्विटी का ऑप्शन है तो आप उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ये पर्पस है, तो ये रेशियो आपकी मदद कर सकती है। हालांकि मैं जब आपको बेनिफिट्स पढ़ाऊंगा वहां पढ़ा दूंगा, ठीक है। प्राइस अर्निंग रेशियो अगर आप थोड़ा ध्यान से लगाएं तो उस पर कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले का ही उल्टा कर देना। तो देखो $50 एमपीएस ऊपर लिख दिया, ईपीएस नीचे लिख दिया, तो ये आ गया 10 टाइम्स। आपको पता प्राइस अर्निंग रेशियो टाइम्स में आती है। यही तो बोलना था कि मार्केट आपको कितना परसेंट, कितना गुना आपके अर्निंग से कमा के दे रही है, इसलिए टाइम्स में निकल के आती है। और बी के केस में आप देखिए तो 30 टाइम्स है, 30 टाइम्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, जितनी ज्यादा हाई पीई रेशियो उतना ज्यादा ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अगर आप ध्यान से देखेंगे कंपनी बी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। कैसे? अरे भाई साहब, कंपनी ए भी $5 कमा के दे रही है, कंपनी बी भी $50 का $5 कमा के दे रही है, लेकिन इन दोनों की, और कंपनी बी की अगर बात करें यार, लेकिन कंपनी ए की बात करें, वो $5 में $50 ही है उसकी मार्केट वैल्यू। तो इस हिसाब से तो कंपनी बी की भी $50 होनी चाहिए थी। अज्यूम कर रहे हैं ये दोनों की दोनों सेम इंडस्ट्री, अगर अलग अलग इंडस्ट्री फिर तो हम बकवास कर रहे हैं यार, बातें हम क्यों कर रहे हैं फिर बातें ऐसी? अरे सेम इंडस्ट्री है, अलग अलग इंडस्ट्री, फिर हम क्यों बातें कर रहे हैं? वो तो फिर अलग अलग इंडस्ट्री है, अलग अलग अकाउंटिंग वैल्यूएशन है, सारी चीजें अलग है, इकोनॉमिक फैक्टर्स अलग है। दोनों हम इसलिए बातें कर रहे होंगे क्योंकि ये दोनों सेम इंडस्ट्री होगी, बट ऑब्वियसली तो आपको लॉजिक यूज करना है ना बेटा। अच्छा, ये दोनों सेम इंडस्ट्री के भी हैं, ठीक है, मान ली बात। कंपनी ए की अर्निंग्स $5 है, कंपनी बी की भी अर्निंग्स $5 है, तो कंपनी ए $5 करके $50 ही उसकी मार्केट वैल्यू है। तो इस हिसाब से तो फिर कंपनी बी की भी होनी चाहिए थी $50 मार्केट वैल्यू, लेकिन कंपनी बी की 3 गुना मार्केट वैल्यू है मार्केट में। ऐसा क्यों है? इस हिसाब से तो कंपनी ए की भी होनी चाहिए थी $150 या कंपनी बी की $50। कुछ मजा सा नहीं आया, अर्निंग सेम है, मार्केट हाइप की वजह से। नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर, इसलिए मैंने आपको बोला नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर, कंपनी बी के जो नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर्स है वो बहुत ही ज्यादा हाइब्ड है। हो सकता है इसने कुछ ऐसी न्यूज फैला रखी हो इस कंपनी के लिए, लेकिन न्यूज ऐसी हो, इसने कहीं अमलगमेशन, सॉरी क्या कहते हैं, मर्जर्स वगैरह की इसकी कोई न्यूज फैली हो, इसके पास कोई कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हो, इकोनॉमिकल एडवांटेज हो, इसके पास कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो, इसकी वजह से हो सकता है ये स्पेकुलेशन हो, इमोशनल ट्रेडिंग यहाँ पे ज्यादा हो रही हो, तो इसकी वजह से इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। इसलिए ये ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है ना, अरे घर में कुछ कमाने ना, लेकिन बाहर फुल है, इसलिए ये ओवर वैल्यूड है, इसलिए ये महंगा भी है। आप $150 खर्च करके सिर्फ $5 ही कमाओगे, लेकिन वहां आप, लेकिन कंपनी ए के केस में सिर्फ $50 खर्च कर $12 कमा रहे हो। इसलिए बातें दोनों का देखो, दोनों का दोनों सेम कंक्लूजन आ रहा है, दोनों रेशियोज ए को फेवर कर रही है। ध्यान से अगर आप देखो तो दोनों रेशियोज ए को फेवर कर रही है। तो ये मेरा लॉजिक है आपका बेटा। लेकिन अगर आप मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मैंने आपको बोला था वैल्यू इन्वेस्टर और ग्रोथ इन्वेस्टर, अगर आप ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, सॉरी वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपकी भाई वैल्यू बढ़े, मार्केट प्राइस आपका बढ़े, तो वही कंपनी बी है फिर आपके लिए, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो तो कंपनी बी की मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तो वो तो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी ये। लेकिन इन्वेस्टर ने बाद में इस चीज को नकारा, जो मैंने आपको पॉइंट बोला, ये जो बहुत ही बेसिक अभी अभी आए हैं फंडामेंटल इन्वेस्टर्स, वो ऐसा सोचते हैं नहीं हम तो मार्केट प्राइस पे चलेंगे, मार्केट प्राइस बढ़ाना है, मार्केट प्राइस बढ़ाना है। इन्वेस्टर कहते हैं ऐसा थोड़ी ना होता है, आप मार्केट प्राइस बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, आप ओवर वैल्यूड करे जा रहे हो अपने स्टॉक का। आपकी अर्निंग्स तो पांच 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 पे चिंदी चिंदी चिल्लर जैसी है। वो दिन दूर नहीं जब आपका इन्वेस्टर, जितने भी इन्वेस्टर जिन्होंने आप पर पैसा लगा रखा है, वो सब आपका कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे, तो ईपीएस आपकी डाउन होती रहेगी। अगर तो आपका इन्वेस्टर्स आपसे पैसा निकाल लेगा, क्योंकि आप क्या चिल्लर ही तो कमा रहे हो बेटा, हर साल आपका $5 ही हो जा रहा है, लेकिन मार्केट प्राइस $150, इन्वेस्टर डर जाता है बेटा ऐसे। ऑब्वियस है, आपकी आपकी इनकम इतनी कम क्यों है, उसको शक होगा कहीं आपने डेट ज्यादा तो नहीं ले रखा, क्या है ऐसा कि आप इतना इनकम कमा नहीं पा रहे, लेकिन आपके पागल हो रहे हैं लोग मार्केट शेयर खरीदना।
ये शक आ जाएगा, जैसे ही एक बार शक आ जाता है बेटा इन्वेस्टर पैसा निकाल लेता है। इन्वेस्टर ने जैसे ही पैसा निकाला तो वो दिन दूर नहीं जब मार्केट प्राइस भी नीचे चले जाएगा। तो नो डाउट अभी दूर बहुत बहुत है, लेकिन दूर के डोर सुहाने जैसा सीन भी है बेटा। वो दूर दूर से आपको ऐसा लग रहा है अभी बहुत अच्छा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं, अगर ऐसे ही ईपीएस कांस्टेंट रहेगी 5-5-5-5 बहुत नीचे चले जाएगा। इसलिए आया ग्रोथ इन्वेस्टर। अरे मार्केट प्राइस बढ़ाओ नो डाउट, लेकिन ईपीएस को भी ग्रो करते रहो, ये है बेस्ट डिसीजन। ओके, comparison with other investments. Okay, a major advantage of earning yield is that it allows for a direct comparison between debts and other investment types like bonds, which are also measured in the terms of yield. आपको तो पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बॉन्ड्स क्या है, परसेंटेज टर्म होती है ना। क्यों? अरे बॉन्ड में मतलब आपने किसी को पैसा उधार पे दे दिया, तो आप उधार पे जब भी देते हो तो ब्याज लेते हो ना, और ब्याज हमेशा टका होता है, परसेंट होता है, परसेंटेज पे लेते हो। प्रॉफिट से ना लेते हो, परसेंटेज लेते हो। तो परसेंटेज में तो होता ही है बॉन्ड्स। अगर आप किसी तरह स्टॉक को भी, अपने रिटर्न्स को भी, जो आपने पैसा शेयर्स में लगा रखा है उसको भी यील्ड में, रिटर्न में, परसेंटेज में लगा दो, तो क्या अब आप क्या परसेंटेज वाली इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए अर्निंग यील्ड बहुत अच्छी रेशियो है। आप उसको अब दूसरे इन्वेस्टमेंट से भी अलग अलग एवेन्यूज आपके लिए खुल गए हैं, जैसे बॉन्ड, उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। फॉर एग्जाम्पल इफ रिस्क फ्री बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड इज, जैसे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड की अगर हम यूएस की बात कर रहे हैं, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड है, अभी के रेट की बात करें तो बेटा अभी तो सिर्फ उस पर शायद 3 से 4% ही मैक्सिमम रिटर्न चल रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, 3 से 4% मिल रहा, ये 5% तो ज्यादा ही हो गया अभी। एंड स्टॉक हैज अ 10% अर्निंग यील्ड। आपको यूएस ट्रेजरी बॉन्ड का सारा गेम, उसका सारा एक्सप्लेनेशन मैं इन डिटेल आपको सेक्शन बी में पढ़ाऊंगा। ठीक है, एंड अ स्टॉक दैट हैज अ 10% यील्ड। अब देखो, आपके पास अभी इन्वेस्टमेंट टाइप है, आपके पास पैसा पड़ा है, आपने अपने एक स्टॉक का अर्निंग यील्ड निकाल लिया कि मैंने अपने मार्केट से अगर मैं खरीदूं उसमें मुझे कंपनी इतना रिटर्न निकाल के दे देगी, तो मेरा मतलब, तो आपने निकाला 10% आपका यील्ड खड़ा है। मतलब अगर आप अपना $100 इसके अंदर स्टॉक के अंदर लगाओगे तो $10 आपको रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन एक है गवर्नमेंट का बॉन्ड, अगर आप गवर्नमेंट को पैसा दे देते हो, गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद लेते हो, $100 उनको दे देते हो, तो गवर्नमेंट आपको सिर्फ उस पर 5% देगी, मतलब $5। अब मुझे बताओ, क्या आपके पास एक ऑप्शन नहीं आ गया कंपैरिजन करने का, अपने इन्वेस्टमेंट को मेजर करने का, कंपेयर करने का? अरे आप एक इन्वेस्टर हो, आप यही तो चाहोगे मुझे $100 पे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, तो जो इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न करके दे रही है, आप उसमें पैसा डालोगे। आप कहां डालोगे? एक गवर्नमेंट बॉन्ड जो आपको $100 पे से $5 कमा के दे रही है, या एक ऐसे स्टॉक जो आपको $100 पे $10 कमा के दे रहा है, स्टॉक को चूज करोगे। कैसे करा ये काम? अर्निंग यील्ड की मदद से। ठीक है, द स्टॉक, लेकिन इस पे भी अलग अलग बातें हैं बेटा। अब मेरी बात सुनो, देखे, आपने नो डाउट परसेंटेज परसेंटेज सेम ले आए, लेकिन क्या आप बाकी चीजों को भी सेम ले आए? नहीं। यहां पे ये जो बॉन्ड है इसका नाम है रिस्क फ्री। ये बॉन्ड रिस्क फ्री है, लेकिन स्टॉक रिस्क फ्री नहीं है। अरे वो स्टॉक आपको इसलिए एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, 5% इसलिए ज्यादा रिटर्न दे रहा है क्योंकि स्टॉक में रिस्क है। अरे आज आपको 10% मिल रहा है, कल जरूरी नहीं है आपको 10% मिल रहा है, कल जीरो रिटर्न भी हो सकता है। बेटा कंपनी का प्रॉफिट है, ईपीएस, ईपीएस हो सकता है एबिट में से माइनस करते 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 आपको कुछ भी ना मिले, जीरो बचाओ। लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड रिस्क फ्री, आपको मिलेगा ही मिलेगा 5%, फर्क नहीं पड़ता। बैठा बैठा 5% मिलेगा, कुछ नहीं करना। तो नो डाउट आप चीजों को कॉमन ग्राउंड पे ले आए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप दोनों के करेक्टरिस्टिक्स को भी सेम में ले आए हो। समझ रहे हो बेटा मेरी बात? यही है। तो चीजों पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं जो मैं आपको बोल रहा हूं बिल्कुल ऐसे समझोगे, हाँ हाँ ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, हमने मेजर कर लिया। अरे ऐसा नहीं होता, आपने इसको चूज कर लिया, और भी फैक्टर कंसिडर करे जाते हैं ना इन्वेस्टमेंट चूज करने में। सेक्शन ई आपका वेट कर रहा है आगे। ठीक है, तो रिस्क को भी देखते हैं बेटा, रिस्क प्रोफाइल भी देखते हैं किसी पोर्टफोलियो के या किसी इन्वेस्टमेंट की। एक इन्वेस्टर ऐसे नहीं पैसा लगाता, 3 टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, रिस्क अवर्स होते हैं, रिस्क टॉलरेंट होते हैं, रिस्क न्यूट्रल होते हैं। वो अब जहां जिस कैटेगरी के आते हैं उस हिसाब से वो अपनी इन्वेस्टमेंट को चूज करते हैं। ठीक है, ओके। एज इट्स ऑफरिंग अ हायर पोटेंशियल टू द, बस रिटर्न रिटर्न अगर आपका पर्सपेक्टिव है तो फिर अच्छा है ये। लेकिन अगर रिस्क आपका टेंशन है, रिस्क अवर्स और रिस्क को देख के भाग जाते हो, तो फिर आप इसको नहीं चूज करोगे, फिर आप गवर्नमेंट बॉन्ड पर पैसा डालोगे। आप खुद सोचो, पूरी दुनिया जब ये गवर्नमेंट आज भी 5% की दे रही है, पूरी दुनिया आराम से 13-14% के रेट जैसे बेटा बॉन्ड्स दुनिया में अवेलेबल है। मार्केट में शेयर्स अवेलेबल हैं जो आपको 15 से 20% आराम से कमा के दे रहे हैं, ब्लू चिप वाली हर चीज, लार्ज कैप वगैरह। तो लोग फिर भी क्यों गवर्नमेंट बॉन्ड के 5% में पैसा डाल रहे हैं? रिस्क वाले है ना। ठीक है, चलिए, दिस कंपैरिजन इज अ, हालांकि उसमें और भी कुछ कैचेस हैं जो आपके बहुत डिटेल एनालिसिस अभी हम मान नहीं जा सकते। दिस कंपैरिजन इज अ कोर पार्ट ऑफ द फेड मॉडल ऑफ वैल्यूएशन व्हिच कंपेयर्स द अर्निंग यील्ड ऑफ
स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 टू द S&P पता स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 टू द यील्ड ऑफ द लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड्स। ये एक एनालिसिस है बेटा फेड मॉडल, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं आपको भी नहीं पढ़ा सकता। ये क्या होता है, उसमें क्या कराता है, S&P जो स्टैंडर्ड पार्स के जितने भी उसके शेयर्स हैं उनका एक अर्निंग यील्ड निकाला और जितने भी गवर्नमेंट बॉन्ड है उसकी जो रिटर्न है उससे मेजर करा, एक एनालिसिस निकाला। वो अलग से क्लास बेटा फेड मॉडल पे आएगी, अगर मैं आपको समझाने पे आऊं तो आप वहां पे जाके समझ लेना। ये तो एक ऐसी मैंने मतलब पॉइंट लिख दिया। बेनिफिट्स क्या है इसके, बेनिफिट्स क्या है? पहला बेनिफिट, फैसिलिटेट्स डायरेक्ट कंपैरिजन विद अदर एसेट क्लास। मैंने आपको ऑलरेडी बोला, एक कंपैरिजन आ जाता है, एक कॉमन ग्राउंड निकल के आ जाता है। आप शेयर को अगर परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आप उसको ऐसी अदर इन्वेस्टमेंट से भी कंपेयर करते हो जो ऑलरेडी परसेंटेज फॉर्म में होती है। बेस्ट एग्जांपल बॉन्ड्स डिबेंचर्स, क्योंकि इनमें परसेंटेज गिफ्ट के ज्यादा आता है। क्योंकि आप इनको पैसा उधार पे देते हो तो आप अपना टका पे ब्याज पैसा परसेंटेज पे लोगे, तो इन पे परसेंटेज होता ही होता है। तो अगर आप किसी तरह अपने रिटर्न को, ये स्टॉक मार्केट को भी परसेंटेज फॉर्म में लिख दो तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो और आपका आंसर मतलब आपको चूज करने में मदद हो जाएगी। रिलेटिव फॉर्म में चीजों में ज्यादा मजा आता है चूज करने में। अ मेजर एडवांटेज ऑफ द अर्निंग यील्ड इज दैट इट एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। बेस्ट चीज है भैया, इसलिए इसको प्राइस अर्निंग रेशियो से भी बहुत बढ़िया मानते हैं लोग, क्योंकि प्राइस, मैंने आपको ये भी प्रूव कर दिया कि प्राइस अर्निंग रेशियो और अर्निंग यील्ड दोनों सेम कंक्लूजन दे रहे हैं। तो अगर एक चीज, एक स्टेप और चीज एक्स्ट्रा दे देती है तो आप उसको बेस्ट नहीं मान लोगे, इसलिए अर्निंग यील्ड को बहुत अच्छा मानते हैं। लेकिन हम मार्केट में कभी जाएंगे ना बेटा, पता नहीं फिर भी लोग फैन प्राइस अर्निंग रेशियो के हैं। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर, क्योंकि मैंने बोला सारे इन्वेस्टर अर्निंग यील्ड के फैन नहीं है। आज बहुत सारे आपको ऐसे इन्वेस्टर्स मिलेंगे ओल्ड स्कूल चल रहे हैं, अभी भी प्राइस अर्निंग पे चल रहे हैं। ठीक है, इसका रीजन ये है क्योंकि वो अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन भी बता देता है। चलिए ठीक है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह यूज होता है बेटा, बहुत धड़ल्ले से। ठीक है, which allows for direct and intuitive comparison with other investment yields. This is particularly useful for comparing stock to the fixed income investment like government bonds, corporate bonds, हम पढ़ेंगे corporate bonds, और even saving accounts. Saving accounts बेटा अमेरिका कनाडा का तो भूल ही जाओ, वहां पे तो 1-2% का ब्याज आपको मिलेगा, यहाँ पे फिर भी आपको 3-4% मिल जाएगा। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टॉक हैज एन अर्निंग यील्ड ऑफ 8% एंड अ 10-year ट्रेजरी बॉन्ड हैज अ यील्ड ऑफ 4%, जो अभी क्या ऑन एन एवरेज चल ही रहा है। ठीक है, एंड इन्वेस्टर कैन इजीली, अब देखो यहाँ पे एक अर्निंग यील्ड है, कौन सा, ये एक स्टॉक है, अगर आप इसमें पैसा लगाओगे आपको 10% मिल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगाओगे सिर्फ 4%। तो अगर आप बस एक रिटर्न पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, यार मुझे ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट, तो आप स्टॉक चूज करोगे, गवर्नमेंट बॉन्ड को नहीं करोगे। लेकिन अगर आप रिस्क को भी इंक्लूड करके चल रहे हो या आप रिस्क अवर्स हो, जो रिस्क को देखते हुए भाग जाता है, तो भाई साहब फिर आप इसके अंदर आओगे, इसके अंदर 4% के अंदर। एंड इन्वेस्टर कैन इजीली सी दैट स्टॉक इज ऑफरिंग हायर पोटेंशियल यील्ड फॉर एडिशनल रिस्क। मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो एडिशनल रिस्क। बेटा ये रिटर्न ऐसे नहीं आ रहा, गिफ्ट में रिस्क भी लेके आ रहा है साथ में। ठीक है, तो आप अगर ये 10% वाला स्टॉक चूज करोगे तो आपको रिस्क गिफ्ट में मिल भी जाएगा। तो यहाँ पे चांस है इस साल पैसा कमा लिया, अगले साल जीरो डालोगे, लेकिन इस 4% में आप कंसिस्टेंट 4% कमाओगे। ठीक है, highlights cheap versus expensive stocks intuitively. While a low PE ratio signals a cheap stock, the earning makes this concept even clearer. A higher earning yield, example 10%, immediately signal a higher return on investment per dollar, which is intuitively more appealing than a low yield, example 2%. यहाँ पे बात क्या लिखा है, मतलब आपके माइंडसेट की बात करिए। देखिए हमें बचपन में हर चीज मतलब परसेंटेज फॉर्म में समझ में ज्यादा जल्दी आती है। क्या है, पीई रेशियो में चीजें उल्टी हैं, तो आपको थोड़ा एनालिसिस भी उल्टा करना पड़ता है। अंडर वैल्यू है, ठीक है, फिर ऐसा होगा, अच्छा ये ओवर वैल्यू है इसलिए ये ऐसा है, इतना रेट से बढ़ नहीं रहा है इसलिए बेकार है, महंगा बहुत है इसलिए। लेकिन अर्निंग यील्ड आपको बहुत ही सिंपल वे में करके दे देता है। सिंपल है भाई साहब, देखो $50 ए में लगाए, उसके बदले मुझे $5 मिल गया, तो कितना टका ले, 10%। भाई सीधा आ गया अपनी इन्वेस्टमेंट का 10%, सीधा आ गया। इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपका ऑलरेडी दिमाग आपको ये चीज बता देगा। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग रिलेटिव मेजर्स, परसेंटेज फॉर्म्स को ज्यादा इजीली और जल्दी समझ लेता है। यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। ठीक है, यूजफुल फॉर एनालाइजिंग कंपनी विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल। अगर उसका ग्रोथ ज्यादा है तो अर्निंग यील्ड बट ऑब्वियस है वो भी ज्यादा हो जाएगी। फॉर कंपनीज कैसे अर्निंग यील्ड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ईपीएस कहां लिखा होता है, न्यूमरेटर में, और अगर आपकी ईपीएस बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, इसका मतलब आपका न्यूमरेटर बढ़ता रहेगा, तो क्या आपका कोएफिशिएंट इंक्रीज नहीं हो जाएगा? बट ऑब्वियस है, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरा देखते हैं। फॉर कंपनीज विद हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशन, दे पी रेशियो कैन बिकम एक्सट्रीमली हाई, बट ऑब्वियस है, sometimes into hundreds. This can make the PE ratio less practical number to work with. ऑब्वियसली अगर आपकी पीई रेशियो बहुत ज्यादा है तो आप ये मान लोगे कि भाई ओवर वैल्यूएशन। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, इसकी बात कर लेते हैं। आप सोचो, ये बहुत ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लिया, कंपनी आपको एक शेयर पे $20 कमा के दे रही है, यहाँ पे अर्न है, मैं पीई रेशियो की बात कर रहा हूं।
आपके पास एक शेयर है और आपने देखा कंपनी आपको सिर्फ $20 कमा के देख रही है, लेकिन जब आपने मार्केट में देखा उस शेयर का प्राइस $1000 चल रहा है, $1000, भाई यहाँ पे $50 आ गया, $50। तो ये बेटा बहुत हाई पीई रेशियो है, हाँ बहुत ही हाई पीई रेशियो है। तो आप इसको ये बोलोगे कुछ ज्यादा ही ओवर वैल्यूड हो रखा है, क्योंकि अगर देखें कंपनी के मार्केट को तो भाई साहब $1000, भाई इतना पागल हो रहे हैं लोग इसको खरीदने के लिए, $1000 दे सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपनी की अर्निंग की बात करें तो इस स्टॉक पे से $20 ही मिल रहा है, तो बहुत ही ओवर वैल्यूड स्टॉक है। तो लेकिन अगर आप इसको थोड़ा अर्निंग रेशियो पे निकाल के देखें, अर्निंग रेशियो के हिसाब से मेरी बात अब ध्यान से देखिए, आप मार्केट में खरीद के लाओगे 1000 का, तो आपका खर्चा लग गया 1000, रिटर्न कितना मिल रहा है आपको 20%, तो यहां पे ये हो गया 2% रिटर्न, आपको 2% का रिटर्न मिल रहा है। अब आप मुझे बताओ, आप यहां पे एनालिसिस कहां पे ज्यादा इजी है? ये वाला जो केस है पी रेशियो, ये वाला, इसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है। अरे मैंने $20 लगाए, उसमें मुझे 1000 मार्केट वैल्यू है, तो मैं सिर्फ मतलब सॉरी, अपना क्या कंपनी 50 टाइम से कंपनी मार्केट में मेरी जो वैल्यू है अर्निंग 50 गुना ज्यादा है, 50 गुना ज्यादा कमाता हूं, इसका मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यू है, क्योंकि कंपनी तो चिल्लर कमा के दे रही है, मार्केट में वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, तो ये तो बहुत ही ओवर वैल्यूड स्टॉक है। लेकिन अगर आप अर्निंग यील्ड देखें, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू वाला नाटक सीधा करो। $1000 का लागत लगाई, दो $20 कमा लिए, 2% का रिटर्न है, तो आप खुद बोलोगे यार $1000 लगाया, सिर्फ 2% का रिटर्न, इससे अच्छा तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में लगा देता जो 4% का देता। तो यहां पे थोड़ी चीजें ज्यादा इजी है, ठीक है। लेकिन अब मेरी बात यहां पे ध्यान से सुनो, आपका ईपीएस यहाँ पे क्योंकि न्यूमरेटर में है, आपका जैसे ही ईपीएस ग्रो होता रहेगा विद ग्रोथ परसेंटेज, अगर यहाँ पे ग्रोथ परसेंटेज है, ईपीएस आपका बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, तो आपकी अर्निंग यील्ड भी बढ़ती रहेगी, ठीक है। चलो, easier to perform market wide analysis, ठीक है। अर्निंग yield is often used for market wide analysis such as comparing the average earning yield of major index। ये फेड मॉडल वाली बात हो रही है, ये देखिए लिख दी मैंने, आपको ज्यादा ये फेड मॉडल आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लाइक द स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 टू द yield of government bonds। देखिए क्या होता है, आपको ये चीज निकालने की जरूरत नहीं है, ये जो फेड मॉडल अगर मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक भाषा बोलूँ, आपके सिलेबस में नहीं है, क्या ये स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P है ना, मतलब ये जितनी भी आप देखते हो ना स्टॉक एक्सचेंज, इसके अंदर 500 कंपनीज होती है, 500 फॉर्च्यून कंपनीज होती है, उनके जितनी भी अर्निंग यील्ड होती है उनका एक एवरेज ले लिया, तो आपने देख लिया मतलब स्टॉक एक्सचेंज का ऑन एन एवरेज कितना अर्निंग यील्ड है, तो आपने सोचो एक ऑन एन एवरेज 500 कंपनीज का निकाल लिया, ये 500 कंपनीज है, अलग अलग इंडस्ट्री की हो सकती हैं, जरूरी नहीं है सेम इंडस्ट्री की होंगी, तो आपने एक ऑन एन एवरेज निकाल लिया कि भाई साहब ये 500 कंपनीज का अर्निंग यील्ड है 12%। लेकिन आप बोलोगे सर हम इन 500 कंपनीज का क्यों ले रहे हैं, अरे लेने का फायदा क्या, अब क्योंकि ये 500 कंपनीज जीडीपी में नेक्स्ट लेवल ग्रोथ कर रही है, इसलिए इसका नाम फॉर्च्यून कंपनीज है 500। अगर आप इन्हें एक सेकंड के लिए सोचो, ये 500 कंपनीज दुनिया में है ही नहीं, आप उस कंट्री की जीडीपी के बारे में सोच सकते हो, तो ये जीडीपी में पूरा पूरा मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट के प्लान्स में पूरा पूरा योगदान दे रही है, इसलिए आप अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इससे कंपेयर कर रहे हो। अभी हमारी बात ध्यान से सुनो, तो ये कहता है क्या करो, स्टैंडर्ड पुअर का ये जितनी भी सारी 500 कंपनीज है, इनका एक ऑन एन एवरेज अर्निंग यील्ड निकाल लो, एवरेज मोटा मोटा हिसाब, कि अगर हम ये 500 कंपनीज में अगर हम पैसा लगाए तो ऑन एन एवरेज हमारा कितना यील्ड हो जाएगा, 12%। 12% का एक अर्निंग यील्ड है, आपने निकाल लिया, ओके, ऑन एन एवरेज। अब आप इसको कंपेयर करोगे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, अब गवर्नमेंट दे रही है 4%, तो बेस्ट यही है कि भैया स्टॉक में पैसा लगा देते हैं, क्योंकि अगर हम स्टॉक में पैसा लगाएंगे मोटा मोटा 12% का तो हमको ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, इसमें रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ओके। इज यूज एज अ गॉज, मतलब एज अ मेजर, गॉज मतलब एज अ मेजर टू वेदर द स्टॉक मार्केट एज अ होल इज ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड द बॉन्ड मार्केट। सीधी बात है, सोचो अगर अभी आप शेयर मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में एक तरीके से अगर कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाएगा, मोटा मोटा 12% है, अरे 12% का रिटर्न है ही स्टॉक मार्केट के अंदर। अरे स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 फॉर्च्यून कंपनी से तो एक तरीके से पूरा स्टॉक मार्केट चलाती है, तो इनका अगर एवरेज 12% है तो भैया स्टॉक मार्केट 12% का एवरेज तो दे ही रहा है, खड़ा है। गवर्नमेंट बॉन्ड से 4% दे रहा है, तो अभी तो स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर है गवर्नमेंट बॉन्ड से, लेकिन हो सकता है आपने एक बार S&P का एवरेज निकाला, आपने देखा है 2%, बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा कभी नहीं हुआ 2%, गवर्नमेंट बॉन्ड का 4% है, तो आप ये बोलोगे मतलब स्टॉक की मार्केट थोड़ी नीचे चली गई, ये अंडर वैल्यूड है, तो यहाँ है, ठीक है, तो बॉन्ड मार्केट ज्यादा रूल कर रही है, ऐसा है, ठीक है, ओके। हेल्प्स अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ नेगेटिव अर्निंग्स, हेल्प्स अवॉइड द प्रॉब्लम नेगेटिव अर्निंग। अब नेगेटिव अर्निंग आ भी गई तो भाई साहब, या जीरो अर्निंग आ भी गई तो यहां भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि पी रेशियो में बहुत मसला था, मैंने आपको बताया था मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में ईपीएस डिनोमिनेटर में लिखा होता,
मार्केट प्राइस तो ज्यादातर जीरो होता नहीं, लेकिन ईपीएस आपकी जीरो हो सकती है, क्योंकि आईएसी आते 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 हो सकता है कुछ ना मिले। तो डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, क्योंकि कोएफिशिएंट इज नॉट डिफाइंड, आपका कोएफिशिएंट नॉट डिफाइंड आ जाएगा अगर आपका डिनोमिनेटर में जीरो। लेकिन यहां पे तो ईपीएस ऑपोजिट है, अर्निंग्स अगर जीरो आ भी गई तो यहाँ पे कोई आंसर नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, यहाँ पे ज्यादा आंसर जीरो आएगा। कैसे? देखो, आपने एक स्टॉक खरीदा $1000 का, आपने एक स्टॉक खरीदी है, लागत आपकी लग गई $0 की, लेकिन आपने कुछ नहीं कमाया, तो आप दुनिया को क्या बोलोगे? यार कुछ नहीं कमाया, अंडा कमाया। अंडे को मैथमेटिक्स की भाषा में जीरो बोलते हैं। अरे आप यही तो बोलेगा, यार मैंने मार्केट से स्टॉक खरीदा था $1000 का, कंपनी ने उसका अंडा कमा के दिया जीरो, क्योंकि कंपनी आईएसी आते 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 जीरो हो गया, कुछ मिला ही नहीं हमको। और कुछ भी ना मिलने को मैथमेटिक्स की भाषा में 0% बोलते हैं, लेकिन ये भाषा पी रेशियो में नहीं बोल सकते। ये मैं आपको ऑलरेडी पी रेशियो में समझाई थी, यही है मैंने बातें यहाँ पे लिखी है। दिस इज क्लियर एंड डायरेक्ट सिग्नल दैट द कंपनी इज करंटली लूजिंग मनी, प्रोवाइडिंग मोर इंट्यूटिव वार्निंग साइन दैट अनडिफाइंड पी रेशियो। अनडिफाइंड क्यों लिखा? क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आता, इसलिए। लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं। इग्नोर्स ग्रोथ पर्सपेक्टिव, ऑब्वियसली बेटा। ईपीएस ये जो होता है, ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम निकालते हैं। अरे यूएस गैप के हिसाब से निकालते हैं ना, लेकिन एमपीएस तक नॉन यूएस गैप फीचर है। अरे मार्केट को थोड़ी ना कंट्रोल करता है यूएस गैप, अकाउंटिंग को कंट्रोल करता है। और जो एमपीएस होता है वो तो मार्केट के फोर्सेस से गवर्न होता है, मतलब डिमांड, सप्लाई, इमोशन ट्रेडिंग, इंट्यूटिव ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन, पता नहीं क्या क्या। एक नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी कंसिडर होते हैं, पेस्ट एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस, हर चीज पेस्टल फैक्टर्स। लेकिन ईपीएस तो बेचारा अकाउंटिंग मेथड है, अकाउंटिंग फैक्टर है, मतलब आईएसी भी इकोनॉमिक अकाउंटिंग के हिसाब से निकलेगी, अकाउंटिंग की वैल्यूएशन के हिसाब से निकलेगी, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स के हिसाब से निकलेगी। तो उसमें दिक्कत क्या है? ग्रोथ पर्सपेक्टिव जो होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। कंपनी ये कह रही है हमारा ग्रोथ परसेंट 5% का, इसका मतलब वो ये बोलना चाहती है हमारी हर साल अर्निंग 5% के रेट से बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। लेकिन दिस इज नॉट अ मेजर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ग्रोथ परसेंट एक टूल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, लेकिन यहां पे दिक्कत यही है, इसलिए ग्रोथ पर्सपेक्टिव को एक्सक्लूड करता है, क्योंकि ईपीएस निकालते हुए हम कभी भी ग्रोथ पर्सपेक्टिव यूज नहीं करते। A high earning yield might suggest a company is a great value, but it could sign off a struggling company with a low stock price and is limited growth potential. Conversely, a low earning yield might come from a high growth company whose stock price is elevated because investors have high expectations for this future earning. ये आपको अभी समझ नहीं आया तो मैं आपको बहुत बेसिक भाषा में समझा देता हूँ। ये देखो, ए और बी मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है, दोनों की अर्निंग कांस्टेंट मान के चलते हैं। सोचो, ए आपको कितना कमा के दे रही है? $50, मान के चलिए $50। कंपनी बी भी आपको $50 कमा के दे रही है, लेकिन कंपनी ए का जो मार्केट प्राइस है वो $1000 है, और कंपनी बी का जो मार्केट प्राइस है वो $1500 है। तो अगर आप इसकी अर्निंग यील्ड मुझे निकाल के बताओ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। निकाल लेते हैं, चलो। इसका अगर हम निकाल के देखें तो ये आ गया 5%, और अगर हम इसकी बात करें तो सीधा कर लेते हैं बेटा, डिवाइड, है ना। ये हो गया 3 से, तो 3.33%, 3.33% आ गया बेटा ये आंसर, ठीक है। 3.33% आ गया, मतलब कंपनी ए में अगर आप पैसा लगाओगे तो आपको कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा? 5%। कंपनी बी में पैसा लगाओगे तो 3.33%। अब बात ध्यान से सुनो यार, कंपनी ए और कंपनी में दोनों सेम रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन दोनों का मार्केट प्राइस अलग अलग है। इसकी वजह से आप देखेंगे जिसका मार्केट प्राइस ज्यादा बढ़ रहा है उसकी अर्निंग एक्चुअली लो है, मतलब मार्केट प्राइस बढ़ता जाए, अर्निंग दोनों के अगर हम कांस्टेंट रखें, अभी मान के चलो अर्निंग कांस्टेंट है, लेकिन मार्केट प्राइस बढ़ता जाए, तो आप देखेंगे आपकी अर्निंग्स डाइल्यूट होती रहेंगी, आपकी अर्निंग यील्ड कम होती रहेंगी। कैसे? क्योंकि डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, और इतिहास गवाह जब मैथमेटिक्स के हिसाब से जब डिनोमिनेटर बढ़ता रहता है तो कोएफिशिएंट कम होता रहता है। तो भाई साहब, आपकी मार्केट प्राइस बहुत इंक्रीज है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं आप बहुत अच्छा अर्न कर पा रहे होगे बेटा, ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है। हो सकता है आपकी अर्निंग्स अच्छी ना हो तो आपकी अर्निंग यील्ड लो हो जाएगी। तो अर्निंग यील्ड लो है, आपको ज्यादा निराश भी नहीं हुआ है, ठीक है। यही बातें मैंने आपके लिए यहां पे लिखी है। कहां से पढ़ना था? द अर्निंग यील्ड अलोन डज नॉट प्रोवाइड द इनसाइट इनटू फ्यूचर ग्रोथ, मेकिंग इट क्रूशियल टू यूज अलोंगसाइड द अदर मेथड लाइक पैग रेशियो। यही बात यहां पे फिर आ गई। पैग रेशियो क्या होता है? ग्रोथ के साथ जब आप पीई रेशियो निकालते हो, तो जब आप उसके साथ मतलब ग्रोथ रेट को जब आप इंक्लूड करके अपना क्या कहते हैं अर्निंग यील्ड निकालोगे,
तो ज्यादा अच्छा होगा। ये मैंने आपको बताया था जब एडजस्टमेंट्स वाली थी कि रियल लाइफ में ऐसे ऐसे भी चीजें यूज होती हैं, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो पॉइंट आपको समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था हाई अर्निंग यील्ड में सजेस्ट कंपनीज ऑफ ग्रेट वैल्यू, तो हाई अर्निंग है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक ही केस में 5%, बहुत आप बोलोगे रे हंस रहा है मेरी भैया, तू तो बस 3.3% कमा रहा है, मैं तो 5% कमा रहा हूँ। लेकिन ज्यादा हंसने की बात नहीं है। एक कंपनी भी बोलेगी भाई साहब तेरा मार्केट प्राइस देख $1,000 है, मेरा मार्केट प्राइस $1,500 है, दोनों की अर्निंग भी सेम है, तो मेरा मार्केट प्राइस ज्यादा बढ़ रहा है, मेरी वेल्थ ज्यादा मैक्सिमाइज हो रही है, तू इतना हंस रहा है क्यों, क्यों हंस रहा है? हाँ, बात तो सही कह रहा है। ये है तो बेटा अपने अपने दोनों के कंस्ट्रेंट्स हैं। ओके, वर्नेबल टू अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस बताने की जरूरत नहीं है। ईपीएस कैसे कैलकुलेट होता है ये मैं आपको बार बार बता चुका है, इसलिए ज्यादा टाइम इस वाले फैक्टर में हम लगाएंगे नहीं। ईपीएस कैसे कैलकुलेट होता है, अकाउंटिंग मेथड है ना। अरे डिनोमिनेटर वाला जो फैक्टर है, वो तो एक नॉन इकोनॉमिकल है, अकाउंटिंग के हिसाब से नहीं चलता, वो तो मार्केट के हिसाब से चलता है, इकोनॉमिक्स रूल लगते हैं। लेकिन न्यूमरेटर वाला तो अकाउंटिंग की पकड़ में है, अकाउंटिंग के जाल में है। तो अकाउंटिंग के जाल में तो यूएस गैप की चीजें, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रूल, दुनिया भर की चीजें लगेंगे, तो हर इंडस्ट्री का अपना अपना अलग अलग आ जाएगा, तो इसकी वजह से अर्निंग यील्ड अलग अलग आ जाएगी। अरे सेम इंडस्ट्री के लिए अलग अलग रूल्स लग सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उसने अलग अलग डेप्रिसिएशन मेथड्स ले रखे हो, ये तरीके। चलिए, डजंट कंसिडर अ कंपनीज डेट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जब मैंने आपको वो जोएल ग्रीन ब्लेड का मैंने आपको उसका बताया था एडजस्टेड अर्निंग यील्ड वाला, उसने यही बताया था भाई साहब इसके अंदर डेट तो इंक्लूड ही नहीं होती, क्योंकि ईपीएस कैसे कैलकुलेट होती है, आफ्टर पेइंग ऑल इंटरेस्ट टैक्स प्रेफरेंस, जो इनकम बच जाता है आईएसी कौन खाता है, मालिक लोग, कंपनी के कॉमन स्टॉक होल्डर। तो वो तो ये देखते हैं बस कि हमें कितनी अर्निंग मिल गई, लेकिन असली मालिक तो ये भी तो देखता है भाई साहब डेट कितना था, इंटरेस्ट कितना था, टैक्स कितना था, ये कौन दिखाएगा? तभी तो उस बेचारे ने अपनी एक नई रेशियो बनाई, एबिट अपॉन एंटरप्राइज वैल्यू। लेकिन ये चीज ये इग्नोर करता है, इसलिए मैंने आपके सामने यहाँ पे ये चीज लिखी थी, तभी एक ऑल्टरनेटिव मार्केट में यूज करा जाता है। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर ऑल कंपनीज, बेटा सारी कंपनीज उसको यूज नहीं करती, लेकिन पी रेशियो के साथ ऐसा नहीं है, पी रेशियो सारी कंपनीज यूज करती है। ठीक है, द अर्निंग यील्ड इज अ पुअर वैल्यूएशन टूल फॉर कंपनीज दैट आर नॉट येट प्रॉफिटेबल। बेचारी कमा ही नहीं रही तो वो क्या करेंगे कमा के, आपने एक जगह से पैसा ले लिया। जैसे एक एक कंपनी की बात करते हो बेटा, वो कुछ खास कमाती नहीं है, मतलब लेकिन कमाती है, अरे कमाती है ये भी हो सकता है, या बेचारी कमाती है लेकिन आफ्टर पे मतलब एबिट फुलफुल है, लेकिन इंटरेस्ट दे दे के, टैक्स दे दे के, प्रेफरेंस वालों को दे दे के बेचारे आईएसी, मतलब इनकम अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर के पास कुछ बचता ही नहीं, जीरो है। इसका मतलब ये कंपनी डेट से ज्यादा बैक्ड है, इसने बहुत ज्यादा डेट ले रखा है, फाइनेंशियल लेवरेज कंसेप्ट यूज करने के चक्कर में डेट ज्यादा ही ले लिया, उसके चक्कर में डेट इंटरेस्ट ज्यादा चला गया, इसलिए आईएसी कुछ भी नहीं, खाली कटोरा लेके घूम रहा है, कुछ भी नहीं है उनके हाथ में, ये रीजन है। तो सारी कंपनीज के लिए वो बेचारी क्या निकाल के, वो क्या 0% दिखाएंगे, है टैग लेके घूमेंगे बेटा 0%, ही हमारा 0% अर्निंग 0%, शर्म की बात है ना। इसलिए बेटा उन बेचारों के लिए कुछ भी नहीं है, पहले वो थोड़ा प्रॉफिट में तो आ जाए, आईएसी थोड़ा ज्यादा तो हो जाए, तब उनके लिए बेनिफिशियल है इसलिए। ठीक है, वो क्या ही करेंगे इसको निकाल के। बेस्ट एग्जांपल है स्टार्टअप्स का बेटा, स्टार्टअप्स है ज्यादातर इनिशियल फेजेस में देखोगे, या इनिशियल फेजेस में देखेंगे जीरो में जारी होती है, माइनस में, कुछ तो माइनस में, कुछ जीरो में, शुरू में इनिशियल फेज ऐसा ही चलता है बेटा उनका। ठीक है, फिर जाके वो प्रॉफिटेबल होंगे। ओके, डिफिकल्ट फॉर क्रॉस इंडस्ट्री कंपैरिजन है, ठीक है भैया, नॉन ऑब्वियसली हमको बताता भी नहीं था, हमको पता ही है, दूसरी इंडस्ट्री से आप वैसे भी अपने को कंपेयर नहीं करोगे। लाइक द पी रेशियो द अर्निंग यील्ड वेरीज सिग्निफिकेंटली अक्रॉस इंडस्ट्रीज, a 6% earning yield might be excellent for a mature stable utility company, but would be considered very low for a high risk high growth technology company. Therefore comparisons are most effective when limited to companies with the same factor. मैंने आपको पहले ही बोला, जब आप किसी नॉन अपने अगर किसी अपने इंडस्ट्री के अलावा अगर किसी को कंपेयर कर रहे हो तो कोई फायदा है नहीं बेटा वैसे, क्योंकि उसके लिए अलग रूल्स हैं, उसके लिए अलग मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल एक टेक्नोलॉजी का अर्निंग यील्ड को कंपेयर कर रहा हो अपने से मैन्युफैक्चरिंग वाले से, कोई फायदा नहीं है, कोई कंपेरिजन करने का फायदा नहीं है, दोनों दोनों के अलग तरीके हैं, दोनों के अलग धारणा है, अलग अलग मानने का। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने 6% बताया, हो सकता है बेटा एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन टेक्नोलॉजी वालों के लिए बहुत काल है, पागल हो जाएंगे वो, ये इतनी कम कैसे आ गई, वो और ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं बेटा वो। ठीक है, इग्नोर डिविडेंड पे आउट्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तभी इसकी नेक्स्ट रेशियो मैंने ये डिविडेंड यील्ड बताई। अरे भाई साहब इस रेशियो का काम है अर्निंग बताना, डिविडेंड नहीं। अब डिविडेंड के लिए अलग रेशियो है डिविडेंड यील्ड, लेकिन अब इसलिए कुछ तो बोलना था, क्या करे तो भैया लो, डिविडेंड पे आउट नहीं बताता, डिविडेंड पे आउट ये बताता है डिविडेंड यील्ड कि कितना डिविडेंड दे दिया आपने ईपीएस में से,
ठीक है, बस। तो ये डिविडेंड नहीं बताता अर्निंग इज मेजर द टोटल अर्निंग्स ऑफ अ कंपनी बट इट डजंट इंडिकेट हाउ मच ऑफ दोस अर्निंग्स आर एक्चुअली पेड आउट टू द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। मैंने आपको पहले ही बोला, ये जो आप ईपीएस ईपीएस देखते हो ये जस्ट अर्निंग्स है। मतलब आपके पोर्टल में शो हो रहा है कि आपने इतना कमा लिया एक शेयर के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके अकाउंट में भी उतना अमाउंट दिखेगा। आपके अकाउंट में जो अमाउंट दिख रहा है और वो जो पोर्टल में हो रहा है वो जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। जो पोर्टल में शो हो रहा है उसे अर्निंग बोलते हैं, जो अकाउंट में शो हो रहा है उसे डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगली रेशियो हमारी डिविडेंड यील्ड है। ठीक है, ओके। While a company with a lower earning might be paying a generous dividend, for example, income focused investors, the dividend is more relevant. ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको डिविडेंड यील्ड पढ़ा दूंगा। तो मैंने आपको बहुत इन डिटेल एक एग्जांपल पढ़ाया, इंटरप्रिटेशन बताया, प्राइस अर्निंग रेशियो के साथ एक कॉन्ट्रास्ट पढ़ाया, बेनिफिट्स पढ़ा दिए, लिमिटेशन पढ़ा दी। बहुत इन डिटेल हमने अपने टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। आपके पेपर के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंटली और रेलिवेंट पढ़ा दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ा दिया। ठीक है, तो आपको अपने स्टडी मटेरियल जरूर पढ़ने, ठीक है, उससे आपको टेक्निकल नॉलेज आपको जरूर मिल जाएगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि लेक्चर तो इंडिया डिलीवर हो रहे हैं, पेपर इंग्लिश में आ रहे हैं, तो आपको एक टेक्निकल नॉलेज तो स्टडी मटेरियल पढ़ के ही मिलेगी, जहां पे सिलेबस 2024 के बाद से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं आपसे